नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और हेडलाइंस के बाद एक नजर इस वक्त की 6 बड़ी खबरों पर। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं लॉकडाउन में छूट पर लोगों ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का बनाया माहौल, तो नक्सलियों को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी है। वहीं दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला आकाश का सिकंदर यानी कि राफेल थोड़ी देर में हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। तो दिखाएंगे आपको कि कांकेर में कैसे बारिश आफत बन रही है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के तौर पर अनुसुईया उइके ने आज 1 साल पूरा कर लिया है। राज्यपाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में गोधन न्याय योजना की तारीफ की और कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले जाना है। सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है छत्तीसगढ़ की एज ए राज्य के, क्योंकि आप संवैधानिक मुखिया हैं, मैं उस नाते पूछ रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी पहली चुनौती तो यहाँ की नक्सलवाद की ही है। आज देखिए कितने वर्षों से हमारा जो पूरा ट्राइबल आदिवासी वर्ग है उससे जूझ रहा है और 32% यहाँ के ट्राइबल लोग हैं। आज भी उनके कारण, नक्सलियों के कारण आज जो मूलभूत उनको जो सुविधाएं और जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रही है। वहाँ शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। वहाँ के बेरोजगार नवयुवक हैं और कोई साधन नहीं है। केवल उनका जो वन उपज के ऊपर ही आधारित उनका जीवन रहता है। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं और ऊपर से ये नक्सलवाद की, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके लिए मैंने शासन से और प्रशासन से लेकर दिल्ली तक इसके लिए बात रखी। राज्यपाल की पिछले नवंबर में जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पर भी इस मुद्दे को उठाया और मैंने कहा कि अगर वहाँ पर नक्सलियों का लिए और जो समस्या है उसका अगर समाधान अगर करना है तो वहाँ के लोकल लोगों की जो है जागरूक करने की ज़रूरत है। वहाँ की उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ के लेकर और रोजगार के लिए। और इसके लिए स्पेशल बजट का अलग से प्रावधान होना चाहिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्रोता के साथ आज शाम 4:26 पर सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राज्यपाल के तौर पर 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के कार्यकाल का मेरा 1 वर्ष पूरा हुआ। ये 1 वर्ष कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। छत्तीसगढ़ के लोगों ने मुझे इतना प्यार और अपनत्व दिया कि उनके इस भाव के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। मुझे दायित्व दिया गया है, उसे निभाने के लिए हर संभव प्रयास किया और आने वाले समय में मैं और भी बेहतर करने का प्रयास करूंगी। मैं यही कहूंगी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और रायपुर से खबर, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है। कोरोना सैंपल उन्होंने दिया है। मोहन मरकाम के परिवार के सदस्यों को कोरोना हुआ। पीएसओ सहित 5 लोगों को कोरोना हुआ है। इसके बाद अब पीसीसी चीफ यानी कि मोहन मरकाम ने अपना टेस्ट कराया है। उनके परिवार के सदस्य को कोरोना हुआ है। कुल मिलाकर 5 लोग हैं और सभी पॉजिटिव हुए लोग अब क्वारंटीन हो गए हैं। इसके बाद अब मोहन मरकाम ने भी अपना टेस्ट करवाया है। रायपुर से बड़ी खबर, वीवीआईपी बंगलों का सैनिटाइजेशन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब वीवीआईपी बंगलों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। मंत्री ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव के बंगले भी टीम पहुंची है। पीसीसी चीफ का बंगला भी सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी मंत्रियों और वीआईपी बंगलों को अब सैनिटाइज किया जा रहा है। तो अब कोरोना की चपेट में वीआईपीज भी आने लगे हैं और इसी के चलते अब सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। वीआईपी बंगलों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बंगला भी सैनिटाइज करने के लिए टीम पहुंची। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू के घर भी पहुंची है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, जिनके घर के सदस्य
कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्होंने आज अपना सैंपल भी दिया है कोरोना टेस्ट के लिए। उनका घर भी सैनिटाइज किया जा रहा है। अवधेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रायपुर से। अवधेश, अब सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है और अब कोरोना वीआईपीज तक पहुंच गया है और अब वहां पर सैनिटाइजेशन हो रहा है। हालांकि कल ही एक खबर यह भी थी कि भाई कई ऐसे दफ्तर हैं जिनको सील भी नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बस्तर बाड़े के सामने खड़े हैं। सर, रोहित से कहूंगा कि जब एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, ये वही बस्तर बाड़ा है जहां पे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम रहते हैं। इनके बंगले में 5 लोगों को कोरोना हुआ है। मोहन मरकाम के ऑफिस से बाकायदा एक अपील जारी किया गया। उस अपील में बताया गया है कि पीएसओ और भृत्य सहित 5 लोगों को पॉजिटिव आया है। उसके बाद आज मोहन मरकाम ने अपना सैंपल दिया है। उनके सैंपल का इंतजार किया जा रहा है, उनका जांच रिपोर्ट क्या आएगा। लेकिन फिलहाल वो क्वारंटीन हो चुके हैं, बंगले को बंद कर दिया गया है, पूरा सैनिटाइज किया गया है। और उसके बाद मोहन मरकाम ने कहा है कि इस बंगले में, इस बस्तर बाड़े में बीते 10 दिनों में जितने भी लोग आए थे, जो भी उनसे मुलाकात किए थे, वो अपनी जांच करा ले एहतियातन, क्योंकि अगर संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में अगर और भी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होगी उनको तलाशना बड़ा कठिन काम होगा। इसलिए उन्होंने खुद अपील की है कि इस बस्तर बाड़े में आने वाले बीते 10 दिनों में जो भी लोग आए हैं वो अपना जांच करा ले। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच खबर यही है श्रद्धा कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है। आज हमने देखा कि वीवीआईपी बंगलों से लेके जो छत्तीसगढ़ के नीति निर्धारक हैं, जो बैठ के निर्णय लेते हैं कि आखिरकार इस कोरोना के खिलाफ जंग कैसे जीतनी है, कैसे क्या रणनीति तय करनी है, उन तमाम लोगों के बंगले को सैनिटाइज किया जा रहा है। बाकायदा टीम लगाई गई है, जहां पॉजिटिव है, चाहे जहां पे लोगों का आना जाना है, उन्हें भी सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। और एहतियातन सुरक्षागत कारणों से अब बाहर के जो लोग हैं, जो बिना अपॉइंटमेंट के हैं, उनको आने जाने पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मतलब ये कि अब वीवीआईपी क्षेत्रों में भी एहतियातन लोग सतर्क नजर आ रहे हैं इस लगातार बढ़ते मामलों के बाद। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कोरोना के खिलाफ जिन्हें जंग लड़ने की तैयारी करनी है, जिन्हें कागज से लेके धरातल तक पे मॉनिटरिंग करके तय करना है कि क्या आगे होना है, अगर वो ऐसे लोग अगर इसकी जद में आएंगे तो समझा जा सकता है कि आने वाले समय में कितना बड़ा संकट होगा। और शायद इसी संकट के आभास के तहत तमाम बंगलों को सैनिटाइज किया जा रहा है, आने जाने वाले लोगों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोहन मरकाम ने अपील कर ली है, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर तमाम लोगों ने अपील की कि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के लिए जो भी किया जा सकता है, रजिस्टर मेंटेन करने का काम, वो तमाम चीजों को मेंटेन किया जा सके, ताकि अगर कल की डेट पे किसी को कोई संक्रमित अगर कोई नया पाया जाता है तो उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री आसानी से तलाशी जा सके, आसानी से वहां तक पहुंचा जा सके। लेकिन मोहन मरकाम के रिपोर्ट पे अब काफी कुछ टिका हुआ है, सभी लोगों के इंतजार है। रिपोर्ट पे काफी कुछ टिका हुआ है और अगर इस बीच उनसे जो लोग मिले हैं, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, उनको भी बड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है, ताकि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर मान लो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो फिर ये कहीं और ना फैले, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और कांकेर जिले में अलग अलग हिस्से में हो रही है बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। कोयली बेड़ा और मेंढकी नदी में जलस्तर बढ़ा, 20 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा, लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इन लोगों से भी, ऐसे लोगों से जो जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हैं, हर बार ये अपील करते हैं हम लोग, न्यूज़ 18 बार बार अपील करता है कि आप ऐसे अपनी जान जोखिम में ना डालें। जीवनानंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवनानंद, हमेशा की तरह इस बार भी अब बारिश आई, जलस्तर बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है कि जनजीवन पर इसका असर पड़ेगा। जी श्रद्धा, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से अब लगातार जो कांकेर जिले की अगर बात करें, कांकेर की अलग अलग हिस्सों में इन दिनों बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते जो नदी नाले हैं उसके जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन इस जलस्तर बढ़ने से जो लोग हैं वो अपने जान जोखिम में डालकर इस नदिया नाले को पार कर रहे हैं, जो कि कभी भी खतरा बन सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें, इन मौसम में, इन जो बारिश के समय में जिस प्रकार एहतियात बरतना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। जो अभी जो तस्वीर बताएंगे काफी है, जो मेंढकी नदी है इंद्र के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में, जो इस तरह के अब रपटे के ऊपर पानी बह रहे हैं, करीबन 30 से 35 गांव वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं इन लोगों के साथ में, और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर उन्हीं लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो एक चीज जीवनानंद बताइएगा कि कोई है प्रशासन की तरफ से जो इन लोगों को रोके कि भाई ये नदी नाले उफान पर हैं, इनको पार मत करिए?
जी फिलहाल जिस तरह की नदी भर जाने के बाद जो लोग पार हो रहे हैं, वहां पर जो तहसील कार्यालय है या वहां पर और दूसरी प्रशासनिक कार्यालय है, वहां के कोई भी व्यक्ति वहां पर जाके उन्हें नहीं रोक रहे हैं, ना कि समझाइश दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भले ही प्रशासन अपने दावा करे कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो जो तस्वीर है इससे बताने के लिए काफी है कि लोग अभी भी जान जोखिम में डाल के पार कर रहे हैं। वहां पर प्रशासन की कोई भी अमला मौजूद नहीं है। जी श्रद्धा, बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए कि किस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार कर रहे हैं। जीवनानंद, अमूमन हर साल ये तस्वीर देखने को मिलती है कि नदी नाले ऐसी उफान पर होते हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार कर रहे होते हैं, लेकिन दुख तब होता है कि ये तस्वीर कभी थमती नहीं है, हर साल सामने आती है, हर बार कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। जी श्रद्धा, ये जो कांकेर जिले की अगर बात करें, कांकेर जिला जो गांव है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो अचानक कभी भी पानी गिर जाने से जो पानी है वो तत्काल वो नदी में आ जाता है, अचानक पानी बढ़ जाता है। तो और जो इस समय में जिस प्रकार के प्रशासन को एहतियात बरतना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। जी श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीवनानंद, तमाम जानकारी देने के लिए। तो न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखें और देखकर जो लोग वहां पर हैं थोड़ा समझें भी और एहतियात बरतें। इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर आप नदी नाले पार ना करें। दुर्घटना से देर भली, इसको ज़रूर याद रखें, इसको ज़रूर समझें। जिस तरीके से ये लोग नदी नाले पार कर रहे हैं, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये अपने आप ही हादसे को निमंत्रण देना जैसा है। तो इन नदी नालों को, उफनती नदी नालों को पार ना करें। कोंडागांव में बीती रात हुई भारी बारिश से चितालिया राइस मिल परिसर के पीछे की 15 से 20 फीट ऊंची दीवार ढह गई। 3-4 घरों के शौचालय, गुसलखाने इसकी चपेट में आने से हुए जमींदोज हो गए और वहीं पेड़ भी गिर गए। तो बारिश से नुकसान भी होना अब शुरू हो गया है और राइस मिल की दीवार ढह गई। 3-4 घर के शौचालय और बाथरूम इसकी चपेट में आए और वो जमींदोज हो गए। कई पेड़ भी गिरे हैं। बीजापुर, जहां नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के दूसरे दिन भी मुठभेड़ हुई। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान घायल। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के आउटपल्ली के जंगलों में मुठभेड़ हुई। जवान कर रहे घटना स्थल की सर्चिंग और नक्सली शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। कल भी मुठभेड़ हुई थी और आज भी जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी घायल हुआ है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आउटपल्ली के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई। जवान अभी घटनास्थल की सर्चिंग कर रहे हैं। तो लगातार अलर्ट है और पुलिस लगातार अलर्ट है। जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं नक्सलियों की। शहीदी सप्ताह मना रहे हैं नक्सली और इससे पहले भी बैनर पोस्टर भी नक्सलियों ने लगाए थे। ग्रामीणों ने भी उनका विरोध किया है और अब कल भी पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी, आज भी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान घायल हुआ है। मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, शहीदी सप्ताह नक्सली मना रहे हैं, कल भी मुठभेड़ हुई थी, आज भी मुठभेड़ हुई है। निश्चित तौर पे श्रद्धा, शहीदी सप्ताह के दौरान माओवादी किसी तरह की कोई वारदात को अंजाम ना दे, इस लिहाज से सुरक्षा बल के जवान भी जो जंगलों के अंदरूनी इलाके हैं जहां माओवादियों का दबदबा है, जहां माओवादियों की हुकूमत चलती है, उस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है। कल भी एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें माओवादी भाग खड़े हुए थे और बड़ी संख्या में विस्फोटक के साथ ही माओवादियों की जो दैनिक उपयोग के सामान थे वो बरामद हुए। आज भी जवान जो है बासागुड़ा थाना क्षेत्र के आउटपल्ली के जंगलों में डीआरजी के ही जवान थे, ऑपरेशन पर निकले हुए थे। इसी दौरान सुबह करीब 10 से 11 बजे के आसपास माओवादियों और पुलिस के बीच
करीब 15 से 20 मिनट तक मुठभेड़ चला। इस मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान के दाहिने पैर पे गोली लगी और जिस जवान के पैर पे गोली लगी उस जवान का नाम लक्ष्मण बिरजा बताया जा रहा है। और क्योंकि जवान के दाहिने पैर पे गोली लगी और फिर उसे रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर लाया गया है जंगल से, और बताया ये जा रहा है कि जो जवान है उसकी स्थिति जो है स्थिर बनी हुई है, वो खतरे से बाहर है। फिलहाल जो है जिले के आला पुलिस अधिकारी बासागुड़ा के लिए कूच कर चुके हैं। बहरहाल बाकी जो जवान रहे हैं वो अभी भी जंगलों में सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। जी श्रद्धा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारी देने के लिए। और दुर्ग स्टील कारोबारी ने फांसी लगाई, अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। गंजपारा में है मृतक आनंद राठी का निवास। माहेश्वरी ट्रेडर्स नाम से दुकान का संचालक था मृतक। सिट्टी कोतवाली पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। तो व्यापारी ने फांसी लगाई है। माहेश्वरी ट्रेडर्स नामक दुकान का संचालक था मृतक। सिटी कोतवाली पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। आत्महत्या का ये मामला और स्टील कारोबारी जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या पूरा मामला है, जरा बताएं। देखिए, बताना चाहूंगा कि आनंद राठी जो है वो उनका स्टील का कारोबार है, काफी बड़ी दुकान है और लंबा चौड़ा कारोबार है। और माहेश्वरी ट्रेडर्स के नाम से इनकी दुकान थी गंजपारा में। आज सुबह जब इनकी पत्नी उनके रूम में पहुंची, काफी आवाज लगाई, लेकिन जब नहीं उठे तो देखा वहां जाकर देखा गया तो वहां पर वो फांसी के फंदे पे झूलते मिले। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को एक सुसाइडल नोट प्राप्त हुआ है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसमें उसमें लिखा है कि वो अपनी मौत का कारण स्वयं को मानते हैं और किसी को परेशान न किया जाए, इस तरह का बात लिखा हुआ है। और इनके 2 बच्चे हैं, पत्नी है। क्यों, वजह क्या थी, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है श्रद्धा, उसके अनुसार ये है कि वो काफी लंबे समय से कुछ परेशान चल रहे थे और शायद यही वजह हो सकती है कि उन्होंने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी है। और इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हासिल। तो सरकार से आपकी संबंध कैसी है? सरकार से तो मेरे संबंध सभी लोगों से अच्छे हैं और शासन प्रशासन सबसे अच्छा है। कुलपति को लेकर, नियुक्ति को लेकर कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें सरकार से परामर्श लेना पड़ता है। अब परामर्श लेना और उससे सरकार का वो परामर्श को ही मानना ऐसा जरूरी नहीं होता है।